सारी चीज़ों में पढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा उपग्रह सैटेलाइट जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा पे हमने देखा कि चंद्रमा में अमावस्या भी होती है, जब बिल्कुल चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, और वो समय भी आता है जब पूर्ण चंद्रमा आता है। हमने अब तक ये सब देखा है इसमें। अब मैं ये अमावस्या या जो पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा, वो कैसे होती हैं उसकी कलाएं एक बार थोड़े से, मैं छोटी सी एक्टिविटी है, मैं उससे आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ज़रा, मेरे पास इसके लिए एक ये वाइट पेपर है, यहाँ मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाला है, जो ये बता रहा है कि ये मैं आकाश को का प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, और बीच में जो ये ब्लैक है इसका मतलब कि यहाँ पे अब कोई चंद्रमा नहीं है, इसमें ये दिखाया जा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से पेपर को हटाऊंगी धीरे धीरे, तो ये पहली स्थिति आई जिसमें थोड़ा सा दिखा कि थोड़ी सी वाइटनेस है, जो छोटी सी वाइटनेस है, इसको हम बोल रहे हैं बाल चंद्र। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब ये धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, चमक इसकी बढ़ती जा रही है, और चंद्रमा एक समय ऐसा आएगा जब आधा चंद्रमा पूरा आकाश में दिखाई देगा, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा चंद्रमा आपको आकाश में दिखाई देगा, और वो समय कहलाएगा पूर्णिमा, पूरा साफ। ठीक है, ये छोटी सी एक ही एक्टिविटी है जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं। ये चंद्रमा की बात है। हमने तारों की बात की पिछले अपने वीडियो के पार्ट में, हमने वहाँ तारों के बारे में बात किया कि तारे क्या होते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस की बनी है, जो अभी तक अध्ययन किया गया, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की, पता चला कि हाइड्रोजन गैसों का समूह, वो सब मिलकर हमारा जो सबसे निकटतम तारा है सूर्य, वो हाइड्रोजन गैस से ही बना है। ये अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन सब ने इस पर रिसर्च किया है। अब तारे के बारे में पता चल गया, सबसे निकटतम तारा सूर्य है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तारा है वो प्रॉक्सिमा है, और जो तारों की दूरी हमारे ग्रह, हमारे प्लैनेट से, हम रहते हैं पृथ्वी, अर्थ, इस प्लैनेट पे, तो यहाँ से जो दूरी हम ले रहे हैं वो लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में उसकी गणना है, ना कि मीटर किलोमीटर इनमें, क्योंकि दूरी बहुत बड़ी है, करोड़ों किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा, जिसकी गणना इतनी आसान नहीं है। तो इसकी गणना के लिए लाइट प्रकाश वर्ष लिया गया, एक अलग से इसकी गणना की गई। अब यहाँ पर मैं एक नई चीज़ आपके सामने दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको वो देखकर। वो आप एक ऐसी है जो आपने देख भी रखा है पहले स्कूल में। ये देखिए आप, ये है ग्लोब, पहचान लिया ना, ये है ग्लोब। लगभग ये ग्लोब प्रदर्शित करता है हमारी अर्थ को। हम सब जानते हैं ग्लोब का जो प्रदर्शन है, ये लगभग जैसे हमारी अर्थ है, ये ग्लोब वही प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा अर्थ प्लैनेट है। हम सब इस अर्थ प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हालांकि कुछ जगह हैं जहाँ के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ के बारे में जानते हैं कि अर्थ लगभग कैसी है। ये हम जानते हैं, पहले मोटा मोटा लेते हैं कि अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे, ये हम अक्ष ले रहे हैं, अपने अक्ष पे भी घूमती है, इसका अपने अक्ष पे घूर्णन होता है। अपने अक्ष पे घूमते घूमते ये सूर्य के भी चारों ओर चक्कर काट रही है। मान लो यहाँ पे एक सूर्य है, मैं अपनी उंगली को सूर्य बना रही हूँ, इसके यहाँ अपने घूमती 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 यहाँ पूरा अपना घूर्णन काल, एक एक्टिविटी कराई थी ना, ऐसे घूर्णन काल होता है। तो ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ये घूर्णन काल इसका हो रहा है, जिसमें ये लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। 1 घंटा जो 6 घंटे हैं उसको हम काउंट नहीं करते, चौथे साल में हम उसका लीप ईयर बना देते हैं, और उस दिन 28 फरवरी के बजाय 29 फरवरी हम गणना में लेते हैं। अब ये तो हम पहले बता चुके हैं। अब ये ग्लोब लाने का मुख्य कारण क्या है कि एक घटना घटी थी लगभग 4.5 अरब साल पहले, जो हमारे साइंटिस्ट ने अब तक रिसर्च किया उसके अनुसार एक घटना घटी थी 4.5 अरब वर्ष पहले, और उसके टाइम पे हमारी पृथ्वी गोचर बनाते हुए, यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हमारी पृथ्वी लगभग ऐसी ही थी।
तो ये शेप जो है वो गोल नहीं है। अब ये गोल तो यहाँ ये ग्लोब तो इसको गोल दिखा रहा है, ग्लोब में तो ये बिल्कुल गोल दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अपने एंगल पे झुकी तो हुई है लेकिन है तो गोल। फिर ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये गोल क्यों नहीं है? हमारी पृथ्वी तो गोल, हमने अब तक पढ़ा है सुना है कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये जो आकृति बनाई ये तो गोल नहीं है, तो ये गोल क्यों हुई? देखिए ये गोल हुई। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे फ्रीली हैंड से। यहाँ रफ डायग्राम ये थोड़ा बाहर निकल गया, देखिए ये रफ डायग्राम यहाँ जो बना है, ये रफ डायग्राम ये बता रहा है कि यहाँ पर जो गोलाई आई वो इसके ऊपर उपस्थित समुद्र के वजह से आई। जो यहाँ पानी है ना, इस पानी की वजह से ये हमें हमारी अर्थ गोल प्रतीत होती है, हालांकि ये गोल नहीं है। सूर्य, उसके आसपास बहुत भयानक विस्फोट हुआ। जब वो भयानक विस्फोट हुआ लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, ये बहुत पुरानी घटना है। तभी ऐसे विस्फोट हुआ तो पृथ्वी भी उसमें टूट के अलग हुई है। जो और भी विस्फोट में और भी प्लैनेट्स बने हैं, और भी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब हुए हैं, और वो हमारे सन के चारों ओर वहाँ पे उसके अंदर ही समा जाते हैं। उसका जो अपना ग्रेविटेशन पावर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर भी एक ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर तो एक एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, लेकिन कुछ और जगह ऐसा भी है जहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, हम पहले जान चुके हैं चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है। अब यहाँ ये ग्लोब का, वायुमंडल का, यहाँ पे ये ग्लोब लाने का मुख्य कारण क्या है? पहले मैं मोटा मोटा एक बार आप देख लीजिए। हमारी अर्थ के बिल्कुल बीच में से ये 2 पॉइंट मैं यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ एक मैं रफली बना रही हूँ मेरी डायग्राम, देखिए आप, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य विषुवृत्त रेखा भी आप इसको बोल सकते हो। इससे लगभग 23.5 डिग्री, और यहाँ पे भी 23.5। ये नीचे वाली है मकर रेखा, मकर रेखा। और ये जो है यहाँ पे सीधा बनाइए, ये गलत है, सीधा। तो ये भी इतना ही, जितना ये डिग्री इतना ही ये भी, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, यहाँ पे ये 2 डॉट हैं, ये है दक्षिण ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव, या पोल्स भी बोल सकते हो आप इसको। थोड़ा सा और अच्छे क्लियर देखना है तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा करके देख लीजिए। इसमें अब ये सब बताने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी है? अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। मान लीजिए यहाँ सूर्य बिल्कुल सामने है, छोटा बनाया है बहुत बड़ा, यहाँ सूर्य सब बिल्कुल सामने है, तो इसकी जो लाइट है, हमारी जो ये पृथ्वी जो है, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, हालांकि ये बहुत छोटा सा ग्लोब है, इसमें भी थोड़ा सा झुकी हुई है, इस साइड देखिए थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ये 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है ये। तो इससे जब झुकने से जो यहाँ से लाइट है वो यदि यहाँ पर पहले पड़ रही है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दक्षिण गोलार्ध है, यहाँ पे यदि लाइट आ रही है, स्टार्टिंग में यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ लाइट ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बहुत कम, जैसे कि उगता हुआ सूर्य, यहाँ यदि लाइट आएगी तो इस यहाँ उस समय होगी ग्रीष्म ऋतु, और ये यहाँ पर जो लाइट नहीं पहुँची तो यहाँ पे कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। उल्टा, यहाँ ग्रीष्म, यहाँ शीत, और ये बीच में होगा फिर वसंत, ठीक है। यहाँ पर ग्रीष्म। अब 21 मार्च हम सब जानते हैं, 21 मार्च जो होता है वो, और 23 सितंबर, ये बराबर के दिन होते हैं, दिन और रात लगभग इनमें बराबर होती है। और 22 दिसंबर से हम सब जानते हैं कि शीत ऋतु जो है वो शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। उस समय क्या होता है कि ये जो है उसके बाद यहाँ से जो प्रकाश है ये घूमती हुई फिर यहाँ की जो लाइट है वो उत्तर ध्रुव पे ज़्यादा आती है, तो यहाँ ग्रीष्म बन जाती है, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ शीत ऋतु आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने
लगभग ये वाला हिस्सा 6 महीने तक यहाँ पर पोल्स पे बर्फ़ ही जमी रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्फ़ के यहाँ बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। अब रेगिस्तान से तो आप रेत समझ रहे हो ना, नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पूरे रेत के भरे हुए हैं, बर्फ़ के भरे हुए हैं, रेत नहीं बर्फ़ के भरे हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ये सब इस पे है। और यहाँ ये सब बताने का मुख्य कारण भी यही है। ये पोल्स के बारे में मैं मुख्य रूप से बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो वायुमंडल है, इसके चारों ओर जो गैस है, वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, उसके बाहर आप सब जानते हो एक अन्य गैस है जिसका नाम है O3, ओजोन। ओजोन जो गैस है, ये इसका जो मेन काम है ये यही है कि सूर्य से आने वाले अन्य हानिकारक विकिरणें, कौन सी, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उसको रोकने का काम O3 करता है, ओजोन करती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने अर्थ के ऊपर जितने भी हम गलत, चाहे वो औद्योगिक गैस विकिरण है, चाहे जो भी है हमारे यहाँ औद्योगिक गैसीकरण है, या कुछ भी गलत हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से यहाँ वातावरण दूषित होता है, प्रदूषित होता है, तो हमारी O3 जो है वो घटती चली जा रही है। और यदि ये घट रही है और पोल्स के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ है वो इतनी ज़्यादा है, वो जैसे जैसे वो गैस यहाँ से ये O3 घटती जाएगी तो सीधी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे और ये इसको घटा रही हैं। और इस पे इतनी, ये जो बर्फ़ के रेगिस्तान है, बर्फ़ के रेगिस्तान घटने से यहाँ पे जो समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो इलाका है, जो समुद्र के पास वाला जो इलाका है, उसमें पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और वो एरिया डूबने के कगार पे है। धीरे धीरे समुद्र का जो पानी है वो बढ़ रहा है। ये सिर्फ हमारी ही अपनी गलती की वजह से हो रहा है। ये पृथ्वी बता रही है कि अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि मैं दो ही अक्ष पे, मेरे पास दो ऐसे बर्फ़ वाले रेगिस्तान है मेरे पास, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। दो मेरे पास ऐसे रेगिस्तान हैं, ऐसे बर्फीले रेगिस्तान हैं जिसमें इतनी बर्फ़ समाई हुई है कि ये यदि पूरी की पूरी पिघल गई तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी। इसको बचाने के लिए हमें हर हालत में ये कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी चाहिए भी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रदूषण ना फैले जिसकी वजह से ये O3 की लेयर, ओजोन की लेयर, ये इसमें छेद हो या ये बिल्कुल विघटित ही ना हो जाए। ऐसा हुआ तो मानव जाति ही ख़त्म हो जाएगी। हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीवन यापन पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई भी जीवन हो। तो ये ध्यान रखना, ये ग्लोब की वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। हालांकि ग्लोब बहुत कुछ कहता है। इस ग्लोब के अंदर एक देश ऐसा भी है, वैसे आप जान के हैरान होंगे, ये यूरोप है ना, 32 देशों से मिलके बना है। और हमारे देश के ऊपर आप सब जानते हो, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे ये नीचे लंदन, इंग्लैंड। इसने हमारे देश के ऊपर, छोटे से देश ने, हमारे ही नहीं पता नहीं कितने सारे देशों के ऊपर कब्जा किया था, गुलाम बना कर रखा था। ठीक है, इसी तरह और भी देश हैं जो बहुत ही, इसमें एक हॉलैंड जो देश है, नीदरलैंड भी जिसे हम कहेंगे, वो नीदरलैंड जो देश है उसके लोग इतने मेहनती हैं कि उसका जो भूमि है, जो उसमें से उन्होंने मिट्टी निकाल के अपने चारों ओर जितना भी समुद्र है उसके चारों ओर ऐसी दीवार बना दी और उस गहराई वाली जगह पे वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, हार्वेस्टिंग का काम किया वहाँ पर। और वो इतना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी कोई डर नहीं है कि वहाँ कभी ज्वार भाट आए, समुद्र का तल, जो समुद्र का जो पानी है वो बढ़ जाए तो उनको कोई समस्या होगी, ऐसा उनके साथ नहीं होगा। वो बहुत मेहनती लोग हैं और उन्होंने ये, उनके पास नई टेक्नोलॉजी, उन्हें काम किया है। तो पहली बात तो प्रदूषण से अपने पूरी पृथ्वी को बचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं पोल्स की यदि बर्फ़ पिघलती है, ध्रुवों की बर्फ़ पिघलती है तो समुद्र जो है उसका जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ते ही जो उसके आसपास के जो इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वो डूबने शुरू हो जाएंगे। और भारत तो आप सब जानते हो कि 3
तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो जो समुद्र के आसपास का जितना भी तटीय प्रदेश है वो सब डूब जाएगा और जो समुद्र से होने वाले व्यापार हैं वो भी बंद हो सकते हैं। हर हालत में बचाना है अपनी पृथ्वी को। अब आप देखिए ये आप किस तरीके से कर सकते हो, ये सब हमारे ऊपर ही है। नमस्कार।